नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। जैसे कि हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहला मरुस्थल और दूसरा हमने कर लिया है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे की कड़ी में तीसरा पार्ट करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम करते हैं स्टार्ट। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर कर दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो है 23% क्षेत्रफल पर है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके 23% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है, जो कि सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व पहुँच ले। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। मैदान किसे कहते हैं? ये क्या है कि नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। जैसे कि विशेषकर इसमें 4 नदी बेसिन आएंगे। तो पहला आएगा चंबल बेसिन। तो चंबल व चंबल की सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र चंबल बेसिन। इसी प्रकार आएगा दूसरा माही बेसिन। तो माही नदियों द्वारा, माही की सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र माही बेसिन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे की ओर। हमारा भौतिक प्रदेश है उसमें है ये 23% भूभाग पर विस्तृत है राजस्थान के। यहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला है। इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनघनत्व किस भौतिक प्रदेश का है, तो किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। फिर है क्या? गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है ये। पूछ ले कि पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग है, तो गंगा यमुना नदियों का भाग है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे की ओर। इसका निर्माण पूछ रहे कि इसका निर्माण कब हुआ, तो ये हुआ प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे, बढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश कहाँ तक विस्तृत है। तो हम देखते हैं ये अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतमाला है। तो और यहाँ है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये चौथा भौतिक प्रदेश रहेगा अपना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ से कहाँ तक है। तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो उसकी पश्चिमी सीमा, ये पश्चिमी सीमा होगी, ये पश्चिमी सीमा है वो अरावली प्रदेश का पूर्वी भाग। अरावली का पूर्वी भाग है वो पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी पूछ ले कथन में आ जाएगी पूर्वी मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है। तो पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण उदयपुर तक तो होता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और उदयपुर के बाद में उदयपुर तक तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और उदयपुर से लेकर खेड़ तक तिजारा तक ये होती है अरावली का पूर्वी ढाल है, वो सीमा निर्धारण करती है। और पूछ ले कि अगर इसकी दक्षिण पश्चिमी सीमा है वो विंध्यन कगार निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है, कथन में प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में फैला है। जो अरावली है उसका ये पूर्वी भाग है, इसमें क्या है, ये अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है। फिर इसकी पश्चिमी सीमा उदयपुर तक तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रहेगा, और अरावली का पूर्वी भाग यानी ये उदयपुर तक तो है वो अरावली का पूर्वी भाग सीमा बनाता है, और उदयपुर से जालोर तक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। देखते हैं दोस्तों, अभी इस भौतिक प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, वो होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ वनस्पति कौन सी? धोकड़ा वनस्पति। दोस्तों वनस्पति ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाएगा कि भौतिक प्रदेश दे देगा और आगे उनके वनस्पति क्षेत्र दे देंगे और उनका मिलान करवा लेंगे। तो इस प्रकार याद रखना है कि इस
बोथी प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? धोकड़ा वनस्पति। यहाँ खनिजों का अभाव होता है, लेकिन फिर भी अल्प मात्रा में अधातु खनिज मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं पूर्वी मैदान है। तो पूर्वी मैदान का निर्माण है, वो अभी बताया था कि मैदान का निर्माण विभिन्न नदी बेसिनों के द्वारा होता है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि हम पूर्वी मैदान का जो निर्माण है वो किन किन नदियों से हुआ तथा उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, और उन मैदानों को कहाँ पर क्या कहते हैं, कहाँ पर क्या कहते हैं, वो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला जो पार्ट है यानी पूर्वी मैदान के निर्माण में, तो वो कौन सा है? चंबल नदी बेसिन। कहेंगे किसे? तो चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो भाग है इसे क्या कहते हैं? चंबल नदी बेसिन। अब ये कहाँ कहाँ है? तो ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अब चंबल नदी बेसिन है उसके भी उपभाग है, यानी चंबल नदी जहाँ से निकलती है तो उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, वो अपर्दन के लिए जानी जाती है। तो उसमें आता है चंबल नदी है वो अवनलिका अपर्दन करती है। अब अवनलिका अपर्दन करती है तो अवनलिका अपर्दन को और क्या क्या कहते हैं? तो अवनलिका अपर्दन को गलीय प्रदन कहते हैं। गलीय प्रदन तो देखते हैं चंबल बेसिन है, तो चंबल बेसिन अवनलिका अपर्दन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या है? चंबल नदी जहाँ से बहती है वहाँ गली के रूप में अपर्दन करती जाती है। अब ये जो गड्ढे हैं वो गहरे हो जाते हैं, इसलिए ऊपर से देखने पर नली के समान आकृति दिखती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवनलिका अपर्दन कहते हैं। दूसरा देखते हैं चंबल भूमि उत्खात भूमि के लिए या बेडलैंड टोपोग्राफी, इंग्लिश में बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। तो ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये भी आया है कि बेडलैंड हिंदी में लिखा होता है, बेडलैंड टोपोग्राफी क्या है? ठीक है, तो इसे याद रखना है। तो बेडलैंड टोपोग्राफी यह अवनलिका अपर्दन से प्रभावित भूमि है, यानी अवनलिका अपर्दन से प्रभावित भूमि है, अपर्दन से प्रभावित भूमि है। तो वो क्या है कि उबड़ खाबड़ हो जाती है। अब अवनलिका अपर्दन हो जाएगा तो वहाँ कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। अगर कृषि योग्य नहीं होगी तो इसे क्या बोलेंगे? उत्खात भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। फिर बीहड़। दोस्तों बीहड़ क्या है? पूछा जाता है कि बीहड़ है, इतना ही आता है। ठीक है, देखते हैं बीहड़ क्या है। ये अवनलिका अपर्दन से प्रभावित भूमि है, लेकिन यहाँ क्या है? डाकू निवास करते हैं, डाकू निवास करते हैं। इनका विस्तार है कोटा से धौलपुर। कहाँ तक विस्तार है इनका? इनका विस्तार है धौलपुर से कोटा, यानी कोटा से धौलपुर के मध्य, इनके मध्य क्या है? बीड़ भूमि है, और यहाँ पर क्या है? डाकू निवास करते हैं, और ये 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। देखते हैं अब है एक बीहड़ पट्टी। तो बीहड़ पट्टी कोटा से 12 के मध्य है और 480 किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि पूछ ले तो कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर डांग भूमि। अब डांग बीहड़ का स्थानीय नाम है, यानी स्थानीय भाषा में बीहड़ को क्या बोलते हैं? डांग भूमि बोलते हैं। और एक करौली के पठार की विशेषण है, मुख्यतः तो करौली में बीहड़ भूमि है, उसी क्या बोलते हैं? डांग भूमि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक है बीहड़ पट्टी भी है, बीहड़ पट्टी हमने देखा ही जैसे, तो ये डांग भूमि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब एक आता है ये डांग भूमि कहाँ है? तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है ये क्षेत्र, यानी इधर आ गया हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के मध्य है यहाँ डांग भूमि। अब एक क्वेश्चन अभी तो एग्जामों में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पहले के एग्जामों में काफी बार पूछा गया है कि डांग की रानी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? करौली में। अब एक क्वेश्चन आ रहा है डांग का राजा, तो वो कौन है? धौलपुर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दूसरा उपभाग है
बनास बेसिन, ठीक है। तो ये क्या है, बनास बेसिन यानी बनास और बनास की सहायक सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, बनास बेसिन। अब बनास बेसिन में कहाँ पे यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पूछ ली कि बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पे यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें नीस नाइस सिस्ट जैसी चट्टानें मिलती है बनास बेसिन में। बनास बेसिन की औसत ऊंचाई देखें तो उत्तर की ओर तो है 150 से 300 किलोमीटर, और हरिमोहन सक्सेना में इसका आंकड़ा है 250 से 500 मीटर है, ठीक है दोस्तों। अब बनास बेसिन के उपभाग हैं, तो उपभाग देखते हैं कि बनास बेसिन के जो उपभाग हैं उनको कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बनास बेसिन के उपभागों में पहला है खेराड़। तो खेराड़ किसे कहते हैं, जो भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र है वहां पर बनास बेसिन का जो भाग है भीलवाड़ा के जहाजपुर में खेराड़ कहते हैं। दोस्तों इनको इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये नाम देते हैं खेराड़, माल खेराड़, और मिलान करवाते हैं इनका कि कौन सा चित्र कहाँ पर है, तो इनको विशेषकर ध्यान रखना है। फिर देखते हैं माल खेराड़। खेराड़ तो भीलवाड़ा का जहाजपुर है, माल खेराड़ है टोंका मालपुरा, ठीक है दोस्तों। टोंक के मालपुरा को क्या कहते हैं, माल खेराड़। फिर है मालपुरा करौली का मैदान। तो बनास बेसिन का जो उत्तर पूर्वी मैदान है, बनास बेसिन राजस्थान के दक्षिण से निकलती है, तो बनास बेसिन का जो उत्तर पूर्वी भाग है, बनास बनास बेसिन राजस्थान के उदयपुर से निकलकर प्रतापगढ़ इधर होकर और सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। तो बनास बेसिन का जो उत्तर पूर्वी भाग है तो उससे क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान। करौली व सवाई माधोपुर की सीमा पर जो मैदान है उसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। ये टोंक सवाई माधोपुर करौली में इसका अपवाद क्षेत्र है। इसे तृतीय प्लेन कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना कि हेरोन ने किस अपवाह क्षेत्र को तृतीय प्लेन की संज्ञा दी, तो मालपुरा करौली के मैदान को, बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग को, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आगे, फिर मेवाड़ का मैदान। अब पूछे कि मेवाड़ का मैदान किसे कहते हैं, तो बनास बेसिन का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैदान कहते हैं, जो भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ का मैदान पूछे कहाँ है, तो भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की ओर, चैनल को सब्सक्राइब व अपने दोस्तों को शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको विशेष तौर पर हस्तलिखित नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिर है पिडमांड का मैदान। पिडमांड क्या है, तो पिडमांड है वो बनास बेसिन का विच्छेदित व कटा फटा भाग है। बनास बेसिन है उसका विच्छेदित व कटा फटा जो भाग है उसे क्या कहते हैं, पिडमांड का मैदान कहते हैं। ये राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य है। कहाँ पर है, राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य है। देखते हैं आगे, फिर तीसरा उपभाग आता है माही बेसिन। तीसरा भाग मेन मुख्य भाग पूर्वी मैदान का तीसरा भाग क्या है, माही बेसिन। तो अब देखते हैं माही व माही की सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे क्या कहते हैं, माही बेसिन कहते हैं। और माही बेसिन है वो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर जिले में माही बेसिन विस्तृत है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कि माही बेसिन किस ओर से है और कैसे बहती है। तो माही बेसिन है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलकर दक्षिण से निकलती है, दक्षिण से ही निकल जाती है। तो ये अंग्रेजी के यू उल्टी यू, ये तो सीधा यू हो गया अंग्रेजी का, और उसके उल्टे यू के समान राजस्थान में बहती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या इस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से क्या होता है। तो ये माही बेसिन है। तो माही बेसिन का जो प्रतापगढ़ के अंदर दक्षिण की ओर जो भाग है उसे क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान। दोस्तों हमने एक छप्पन की पहाड़ियां भी पढ़ी थी, याद होगा आपको। छप्पन की पहाड़ियां तो कहाँ है, बालोतरा में है, ठीक है। कहाँ है, बालोतरा। तो एक हमने क्या पढ़ा था, छप्पन की पहाड़ियां, तो वो कहाँ थी, बालोतरा, ठीक है। और ये है छप्पन का मैदान जो कहाँ है, प्रतापगढ़ में। देखते हैं दूसरा मैदान है यहीं का, बनास बेसिन है, माही बेसिन है।
तो माही बेसिन का जो प्रतापगढ़ में उत्तर की ओर जो भाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल, कांठल का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो कांठल का मैदान पूछ ले तो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। फिर देखते हैं जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो भाग उससे कहते हैं वागड़। तो माही बेसिन के 3 उपभाग हैं या निम्न भाग, 3 उपभाग है जिसे क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला है छप्पन का मैदान, दूसरा कांठल का मैदान, तीसरा है वागड़ का मैदान। देखते हैं आगे इनके बारे में विस्तार से। इसके उपभाग निम्न है। तो पहला है छप्पन का मैदान। तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही के उपजाऊ मैदान है, यानी माही नदी के जो उपजाऊ मैदान है कहाँ पर? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में, उनको क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। फिर है कांठल। तो प्रतापगढ़ में माही बेसिन के किनारे वाला है, यानी माही बेसिन में और प्रतापगढ़ में माही बेसिन के किनारे वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है वागड़। अब वागड़ का मैदान कहाँ पर है और इसे इस जिले में क्या बोलते हैं? तो ये क्या है कि माही का है, माही का जो कट्टा फट्टा भाग है, कट्टा फट्टा भाग है डूंगरपुर में माही का विच्छेदित या कट्टा फट्टा भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। डूंगरपुर बांसवाड़ा में मेव की पहाड़ियां पाई जाती हैं। या जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मेव की पहाड़ियां हैं। तो उन मेव की पहाड़ियों के कारण वहाँ यहाँ से माही नदी बहती है, तो मेव की पहाड़ियों के कारण इसे क्या है? मेवल प्रदेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब है कि माही का जो मैदान है उसके उपनाम है, यानी माही के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ये भी काफी बार पूछा जाता है दोस्त, याद रखना है इसको कि माही के जो मैदान है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि माही का उपनाम बताइए, उपनाम बताइए, या माही मैदान का उपनाम बताइए, या फिर पूछ ले कि माही मैदान के उपनाम में से कौन सा नहीं है, उनसे कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से हैं? पुष्प प्रदेश कहते हैं, कुमारी का खंड कहते हैं, व्याघ्र घाट कहते हैं, पाताल देश या गुप्त प्रदेश कहते हैं, लाट प्रदेश कहते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना और इसे याद रखना है कि माही के मैदान के उपनाम कौन कौन से हैं। तो उनमें पुष्प प्रदेश, कुमारी का खंड, व्याघ्र घाट, पाताल देश, गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर अब बाणगंगा बेसिन, जो हमारा पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान का हम चौथा उपभाग पढ़ रहे हैं, बाणगंगा बेसिन। यानी बाणगंगा बेसिन है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो बाणगंगा बेसिन है कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, डी, अलवर, इन जिलों में बाणगंगा बेसिन विस्तृत है। बाणगंगा बेसिन विस्तृत है। अब जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान के जो भी हमने 3 भाग पढ़े हैं पहले, उनमें सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मैदान है वो बाणगंगा बेसिन का मैदान है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है? तो कौन सा है? बाणगंगा बेसिन। देखते हैं आगे की ओर। अब एक और आता है इसमें कि रोही, यानी रोही का मैदान किसे कहते हैं? रोही का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो रोही का मैदान किसे कहते हैं? जो भी उपजाऊ मैदान है तो उन उपजाऊ मैदानों को क्या कहते हैं? रोही का मैदान की संज्ञा दी गई है। जैसे कि अभी देखा बाणगंगा बेसिन जो कि सबसे उपजाऊ है, तो बाणगंगा बेसिन क्या है? रोही का मैदान कहते हैं। अब हम देख लें कि जो व्याघ्र घाट है, तो व्याघ्र घाट क्यों कहा माई के बेसिन को? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जंगली जीव रहते हैं, इसके कारण इसे व्याघ्र घाट कहते हैं। अब आता है लाट प्रदेश क्यों कहा? तो लाट प्रदेश क्यों कहा? जो वंश था चालुक्य वंश था, उस वंश के शासन काल के कारण इसे लाट प्रदेश कहते हैं। अब पाताल देश कहा इसे, पाताल देश, तो पाताल देश क्यों कहा या गुप्त प्रदेश क्यों कहा इसे? तो पाताल देश और गुप्त प्रदेश ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पूर्वी जो मैदान है उस पूर्वी मैदान में जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलवाई गई और इसमें क्या कदम उठाए गए तो वो देखते हैं। तो उसमें देखेंगे हम, पहला है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, 2022-23 के अनुसार क्या कार्यक्रम यहाँ चलाए गए इसको सुधारने के लिए। तो उसमें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा
डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अभी हमने पढ़ा ही है कि डांग भूमि, ठीक। तो डांग भूमि को सुधारने के लिए डांग विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो पहला चरण है इसका 1994-95 में चलाया गया। दूसरा चरण 2005-06 में चलाया गया। वित्त पोषण है वो 100% ये राज्य सरकार की योजना है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये कोटा भरतपुर के 8 जिले, यानी कोटा संभाग के 4 जिले, कोटा संभाग के 4 जिले और भरतपुर संभाग के 4 जिले, उनकी 26 पंचायत समितियों ने ये कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो 26 पंचायत समितियों में 8 जिलों में। दूसरा कार्यक्रम यहाँ संचालित किया गया, वो दूसरा कार्यक्रम है बीहड़ सुधार कार्यक्रम। यानी बीहड़ भूमि है जहाँ पर डाकू निवास करते हैं, तो उस भूमि को सुधारने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, जो कि है 1987 और 88 में चलाया गया। केंद्र सरकार द्वारा संचालित है ये। यहाँ है कोटा व भरतपुर संभाग के सभी जिलों में चलाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बीहड़ सुधार कार्यक्रम है वो कहाँ चलाया गया। तो कोटा भरतपुर के 8 जिले हैं, इन सभी जिलों में ये कार्यक्रम चलाया गया। देखते हैं आगे की योजना इस क्षेत्र के लिए। फिर है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में संचालित किया गया। ये भी 100% राज्य सरकार द्वारा संचालित है। अलवर व भरतपुर के 14 ब्लॉकों में, कहाँ, अलवर भरतपुर के जो 14 ब्लॉक हैं, उन 14 ब्लॉकों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों ये याद रखना है, कथन व निष्कर्ष में पूछा जाएगा कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 100% राज्य सरकार का है। दूसरा आएगा कि अलवर व भरतपुर के 16 ब्लॉकों में संचालित है, तो उसमें पूछा जाएगा पहला सही दूसरा गलत, दोनों सही। ठीक है, इस प्रकार इसे याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है कंदरा सुधार विकास कार्यक्रम। तो ये बजट 2014-15 में शुरू किया गया था। ये भी 100% राज्य सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये 5 जिलों बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चलाया गया। पूछ ले कंदरा सुधार विकास कार्यक्रम है वो कितने जिलों में चलाया गया, तो कितने जिलों में चलाया गया, 5 जिलों में चलाया गया। ठीक है दोस्तों, और 5 जिले कौन से हैं, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। इनमें कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, कंदरा सुधार विकास कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो पूर्व मैदानी प्रदेश है, पूर्व मैदानी प्रदेश के हमने आसानी से पूर्व मैदानी प्रदेश को किया है। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दी गई है, तो उसे ज्वाइन करो और वहाँ पर हस्तलिखित नोट्स की टॉपिक वाइज PDF वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले पार्ट के दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश को जल्द ही आपके साथ, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।